हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, रेलवे की न्यू रिक्रूटमेंट को लेकर के अभी अभी एक लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिस आ चुकी है। और देखिए, इस बार रेलवे की पैरामेडिकल कैटेगरी की नई भर्ती के रिगार्डिंग दोस्तों अपडेट आ चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का नया आदेश यहाँ पे जारी हो चुका है। तो आइए पूरे डिटेल में बात करते हैं कि आखिर कितनी वैकेंसी यहाँ पे आ सकती है, कौन कौन सी पोस्ट पे यहाँ पे भर्तियां होंगी, कितने पोस्ट को यहाँ पे सैंक्शन किए गए हैं, एलिजिबिलिटी क्या होती है इन सभी पोस्ट पे आवेदन करने के लिए, यानी कि कौन कौन से छात्र हैं जो कि यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे रेलवे पैरामेडिकल कैटेगरी की भर्ती में, एज लिमिट इसकी क्या रखी जाती है, भर्ती की संपूर्ण जानकारी हम लोग देखेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि सारे अपडेट्स आपको मिल सके। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स की अगर आप लोग प्रिपरेशन करते हो तो देखिए, किरण पब्लिकेशन की एक रेलवे ऑल एग्जाम्स करके बुक आती है, इसको आप लोग कंसीडर कर सकते हो, काफी हेल्पफुल साबित होगी। देखिए, मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का और इसके बाद जनरल स्टडीज यानी सार संग्रह के बुक्स इसके आते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि 1996 से लेकर अभी तक यहाँ पे जितने भी रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं सबका निचोड़ एक तरह से और सारे का सॉल्यूशन आपको हिंदी इंग्लिश में देखने को मिलते हैं, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। यहाँ पे आगामी जो एग्जाम्स है दोस्तों, जैसे कि एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, जूनियर इंजीनियर, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सारे एग्जाम्स के लिए ये हेल्पफुल साबित आपके लिए हो सकती है। तो ऑनलाइन माध्यम से अमेजन पे, फ्लिपकार्ट से भी आप लोग जाके इसको देख सकते हो। वहीं बात करें तो दोस्तों, बुक स्टॉल पे या फिर किसी भी शॉप में, नजदीकी शॉप में जाते हो, वहां भी आप लोग इसको देखिए, समझिए, अच्छी लगती है तो कंसीडर आप लोग कर सकते हो आगामी एग्जाम्स के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये रहा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का लेटेस्ट ऑफिशियल ऑर्डर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड, आरबीई नंबर यहाँ पे मेंशन है, न्यू दिल्ली, डेटेड 19/12/2023, यानी एक दिन पहले का ये ऑर्डर है जो कि पारित हुआ है। यहाँ पे ऑर्डर नंबर मेंशन है, द जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवेज प्रोडक्शन यूनिट एंड आरडीएसओ, यानी कि सारे के सारे जो 21 आरआरबी जोन है, सभी जोन के जनरल मैनेजर के पास, प्रोडक्शन यूनिट और आरडीएसओ के चीफ के पास ये ऑर्डर भेज दिए गए हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट में देखिएगा, इंगेजमेंट ऑफ रिटायर्ड पैरामेडिकल staff in Group C एंड हायरिंग ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ इन ग्रुप सी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। अब देखिए, ये जो भर्ती है दोस्तों पैरामेडिकल कैटेगरी के पोस्ट के रिगार्डिंग है और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, तो इससे अभी घबराने की जरूरत नहीं है। सब कुछ पूरे विस्तार में देखेंगे कि आखिर ये मामला क्या है और अभी जाकर यहाँ पे रेलवे मंत्रालय ने क्या बड़ा फैसला लिया है और नई भर्ती के रिगार्डिंग जो छात्र वेट कर रहे हैं उनके लिए क्या खुशखबरी है। तो देख लेते हैं, ये जो टॉपिक है आपने यहाँ पे देख ही लिया। इसमें नीचे आते हैं तो रेलवे का जो एक बोर्ड लेटर नंबर है 21/6/2023 का, इसका रेफरेंस लिया गया है और इसमें बताया गया है। अब एक एक पॉइंट को समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इन टर्म्स ऑफ बोर्ड लेटर अंडर रेफरेंस, द स्कीम फॉर एंगेजमेंट ऑफ रिटायर्ड पैरामेडिकल स्टाफ इन ग्रुप सी एंड हायरिंग ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ इन ग्रुप सी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू 30/6/2024। देखिए, लास्ट भर्ती अगर रेलवे पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें तो 2019 में भर्ती आई थी, जब आपकी एनटीपीसी की भर्ती निकली थी, जब आपकी ग्रुप डी की भर्ती यहां पे निकली थी, उसी समय दोस्तों यहां पे पैरामेडिकल कैटेगरी का भी पोस्ट निकला था। करीब करीब 2000 के आसपास वैकेंसी निकाली गई थी डिफरेंट पोस्ट पे, स्टाफ नर्स का, हेल्थ इंस्पेक्टर और सारे लैब टेक्नीशियन, ऐसे बहुत सारे पोस्ट पे। तो प्रीवियस भर्ती 2019 में आई थी। इसके बाद कोविड का दौर आया, उस समय दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन, ये सब कुछ काफी ज्यादा बढ़े। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो यहाँ पे इनिशिएटिव रहा उसको देखते हुए कि काफी ज्यादा मेडिकल स्टाफ की भर्ती होनी चाहिए, उसके देखते हुए काफी कमी होने लगी। तो यहाँ पे क्या किया है ये लोग रेलवे वाले, पहले तो जितने रेलवे के हॉस्पिटल थे और जितने मेडिकल स्टाफ की जरूरत थी उनकी संख्या कम थी, सैंक्शन स्ट्रेंथ, लेकिन जब कोविड के दौरान दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने लगी तो जितने भी रिटायर्ड पर्सनल थे मेडिकल डिपार्टमेंट के, सबको लेटर भेज के दोस्तों यहाँ पे फिर से ज्वाइन करने के लिए बोला गया था कि आप ज्वाइन कीजिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए आप आइए, यहाँ पे काम करिए, सैलरी मिलेगी। तो वो सारे लोग किए थे, क्योंकि कोविड के समय एग्जाम कंडक्ट कराना बहुत मुश्किल था और एक भर्ती प्रक्रिया ये लोग कंडक्ट करा चुके थे 2019 वाली, तो इतना जल्दी जल्दी रेलवे में वैकेंसी का यहाँ पे रिक्रूटमेंट होता नहीं है। तो यही इनको बेटर लगा कि सबसे पहले जो रिटायर है पर्सनल, उनका हम लोग जल्दी जल्दी फिर से भर्तियां करा लें और उनसे यहाँ पे काम चलाते रहें। लेकिन अब जाकर यहाँ पे 2019 के बाद 2023 खत्म होने वाला है, 4 साल हो चुके हैं, तो अब तो कम से कम वैकेंसी देनी चाहिए थी। कोविड के बाद 2022 बाद में इनको वैकेंसी देनी चाहिए थी, नहीं दिए। 2023 में देनी चाहिए थी, अभी तक यहाँ पे नहीं आए। यानी दोस्तों, जब यहाँ पे इतना सारा बैकलॉग हो चुका है 3 लाख से ज्यादा, और जो एएलपी के छात्र के साथ हो रहे हैं, जो टेक्नीशियन के छात्र के साथ हो रहे हैं, जो जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, ग्रुप डी, एनटीपीसी वाले छात्र का हो रहा है, यानी कि लंबा इंतजार चल रहा है कि आखिर कब भर्ती आती है। वही इंतजार पैरामेडिकल कैटेगरी के पोस्ट के लिए भी ये लोग कराते जा रहे हैं। तो यही चीज है कि बोला है कि जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पहले से था उस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे बढ़ा करके 30/6/2024 तक कर दिया गया है। यानी रिटायर्ड जो
पैरामेडिकल स्टाफ होंगे ग्रुप सी के अंतर्गत, उनकी अभी यहाँ पे जॉब है वो बढ़ चुकी है 30/6/2024 तक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। अब क्यों किया गया ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा, और इससे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या क्या फायदे और क्या चीजें पॉजिटिविटी निकल के आई है वो देख लेते हैं। आगे देखिए, The aforesaid scheme has been reviewed and it has been decided to include the post of dietitian in the list of post mentioned in para number 3 of board letter number। अब बोला है कि इसको अच्छे से हम लोग यहाँ पे रिव्यू किए हैं और यही देखा गया है कि जो डाइटिशियन का एक पोस्ट होता है उसको भी हम लोग यहाँ पे शामिल कर लें, जिसकी जो टाइम पीरियड है 30/6/2024 तक ये काम करेगी, यानी कि भर्ती मतलब इतने डेट तक रिक्रूटमेंट ये लोग कराएंगे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, मे बी रीड एज अंडर। अब यहाँ पे ये बोले गए हैं, सबसे पहले देख लीजिए, रिटायर्ड एम्प्लॉइज थ्रू सिलेक्शन विथ अ वेल लेड डाउन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएशन मे बी री इंगेज्ड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पैरामेडिक्स रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड स्किल टू द एक्सटेंट ऑफ वैकेंसीज एग्जिस्टिंग इन इच कैटेगरी। यानी यहाँ पे रिटायर्ड एम्प्लॉय को मौका मिलना चाहिए और री इंगेज इनको करवाना होगा यहाँ पे कई तरह के इच कैटेगरी ऑफ पोस्ट के लिए, यानी कि मौका दिया है रेलवे ने जो रिटायर पर्सनल हो चुके हैं मेडिकल कैटेगरी के। इन द इवेंट ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ द रिटायर्ड स्टाफ, अगर ऐसा केस होता है कि रिटायर्ड स्टाफ इनको मिले ही ना, कोई जाना नहीं चाहे या फिर ज्वाइन ना करना चाहे, क्योंकि 24 तक ही यहाँ पे 24/6/2024 तक ही यहाँ पे नौकरी मिलेगी, तो कई सारे सोचते हैं कि क्यों इतनी कम समय के लिए जाए। तो अगर कोई जाना ना है चाहे तब वैकेंट पोस्ट भी मैंड थ्रू इंगेजमेंट ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम ओपन मार्केट मैंडेटरीली थ्रू जनरल मैनेजर पोर्ट। यानी अगर यहाँ पे नहीं गए, अनअवेलेबल रहे रिटायर्ड स्टाफ, रिटायर्ड पर्सनल, तो क्या होगा कि ये जितनी भी वैकेंसी खाली रहेगी वो सारे वैकेंसी पे दोस्तों ओपन मार्केट में मैंडेटरी यहाँ पे बोल दिया गया कि ओपन मार्केट में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत आपकी भर्तियां दी जाएगी जनरल मैनेजर के पोर्टल के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि क्या सिर्फ इन लोगों के लिए जो एडवर्टीज किया जाएगा कि 24/6/2024 तक आपकी जो है ज्वाइनिंग हम लोग कराएंगे, इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, तो क्या यही सारी भर्तियों पे रिक्रूटमेंट आएंगे या फिर और भी एक्स्ट्रा आएंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो आपका अलग तरीके का वैकेंसी होता है जो कि यहाँ पे कुछ कुछ स्टाफ की कमी रहती है, तो उसमें ये लोग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करते हैं। लेकिन जितनी भी पोस्ट वैकेंट होगी उसका दोस्तों 60% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत तो देना ही देना है, तो ये तो 60% टोटल वैकेंसी के आपका आएगा ही आएगा। प्लस ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोग करना चाह रहे हैं 24/6/2024 के डेट तक का कॉन्ट्रैक्ट में, उनसे भी अगर कैंडिडेट नहीं इनको मिल पाते हैं तो वो सारी पोस्ट को भी दोस्तों ये लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ओपन मार्केट के थ्रू यहाँ पे एडवर्टीज कर देंगे। यानी कि यहाँ से क्लियर हो चुका है कि आपकी पैरामेडिकल स्टाफ की दोस्तों पोस्ट यहाँ पे आने वाली है, कई तरह के पोस्ट की भर्तियां आने वाली है। जैसे एलपी का मैंने आपको अपडेट दिया है, इसका इंटरनल सारा कुछ चल रहा है नई भर्ती के रिगार्डिंग। जूनियर इंजीनियर एसएसई का भी दोस्तों प्रोसेस यहाँ पे चल रहे हैं। इसी तरह से आरपीएफ एसएससी कांस्टेबल का चल रहा है, एनटीपीसी और ग्रुप डी का भी प्रक्रिया चल रहा है। पैरामेडिकल कैटेगरी का बचा हुआ था, इसका भी इससे अपडेट निकल के आ गया कि आपका जो पैरामेडिकल कैटेगरी का है उसका वैकेंसी आने वाला है। अब एक चीज भी समझ लीजिए कि 30/6/2024 तक क्यों रखा गया है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि दोस्तों जब यहाँ पे वैकेंसी एडवर्टीज की जाएगी तो मान के चलिए कि यहाँ पे फरवरी के आसपास, फरवरी 2024 के आसपास या फिर जनवरी 2024 के आसपास ये लोग भर्ती निकालेंगे इलेक्शन से पहले। और इतनी ज्यादा पोस्ट है दोस्तों, 3 लाख के आसपास पोस्ट वैकेंट है, तो हर तरह की वैकेंसी को ये लोग इसी के आसपास इलेक्शन के पहले ही निकालेंगे। चुनावी मुद्दा ये सब तो बनाते ही बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकली भेंट चढ़ता ही है रेलवे मंत्रालय। तो ये सारी चीजें हैं, तो एग्जाम कंडक्ट कराने और सारा कुछ कराने में दोस्तों टाइम लगेगा। तो उस समय तक जो कमी रहेगी उसको फुलफिल करने के लिए यहाँ पे इसको थोड़े समय के लिए 6 महीने के लिए और यहाँ पे बढ़ा दिया गया है 30/6/2024 तक। और जब यहाँ पे रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाएगी पैरामेडिकल स्टाफ की, क्योंकि एक ही सीबीटी होता है और उसके बाद डीबी मेडिकल हो जाता है, तो बहुत आसान सिलेक्शन प्रोसेस होता है पैरामेडिकल कैटेगरी के पोस्ट के लिए। तो जल्दी से जल्दी इनकी पैनल बनके और ज्वाइनिंग यहाँ पे हो जाती है, तो इस समय तक हो जाएगी अगस्त सितंबर तक। तो यहाँ पे काफी अच्छा हो जाएगा कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से इनको इंप्लॉय मिल जाएंगे और यहाँ पे कोई ज्यादा फिर दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारी चीज को देखते हुए ही रेलवे मंत्रालय ने, मुझे जहां तक लगता है कि इतना कम समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट को इन्होंने अभी बढ़ाया है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से पोस्ट पे आपकी भर्ती आएंगी। तो देख लीजिए इन्होंने क्या क्या बोला, कौन कौन से पोस्ट पे। पहला पोस्ट है दोस्तों स्टाफ नर्स का, दूसरा पोस्ट है ऑडियोलॉजिस्ट का, तीसरा पोस्ट है ओटी टेक्नीशियंस का, फोर्थ पोस्ट है कार्डियक टेक्नीशियंस लाइक ईसीजी, ये सब हो गए, परफ्यूनिस्ट का, इसके बाद ये सब हो गए, इसके बाद प्रोथेसिस टेक्नीशियन का, इसके बाद डायलिसिस टेक्नीशियन का, डायलिसिस जो होते हैं, इसके बाद लेबोरेटरी टेक्नीशियंस के पोस्ट होते हैं, इसके बाद फार्मासिस्ट ग्रेड 3 का जो पोस्ट होता है वो होता है, साइकोथेरापिस्ट का पोस्ट होता है, रेडियोग्राफर्स का पोस्ट होता है, डेंटल टेक्नीशियंस का होता है, मेडिकल टेक्नीशियंस का होता है, रेस्पिरेटरी टेक्नीशियंस का, ऑप्टीमेट्रिस्ट का होता है यहाँ पे वैकेंसी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का होता है, इसके बाद हेल्थ इंस्पेक्टर्स का होता है, इसके बाद डाइटिशियंस का होता है, इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए तो टोटल यहाँ पे इतने तरह के पोस्ट दिए गए हैं, यानी कि 17 कैटेगरी का पोस्ट है दोस्तों जो कि यहाँ पे निकलने वाले हैं आपके पैरामेडिकल
कैटेगरी का जो भर्ती होने वाला है, नया वाला रिक्रूटमेंट आने वाला है, उसके रिगार्डिंग तो काफी अच्छी खबर है। जो भी यहाँ पे पैरामेडिकल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और जो रेलवे के अंतर्गत यहाँ पे ये सारे पोस्ट पे सर्व करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रेलवे प्रोवाइड कराती है। और इस बार आपको मौका मिलने वाला है, 2019 के बाद अच्छे खासे पोस्ट पे भर्तियां आएंगी। अब ये जो देख रहे हो आप लोग कि यहाँ पे लिखा है दिस इशूज इज कंसल्टेशन विथ हेल्थ DTE एंड विद द कंकरेंस ऑफ द एसोसिएट फाइनेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का फाइनेंस बोर्ड है, वहाँ उन्होंने भी अप्रूव इसको कर दिया है कि कितनी लागत तक की यहाँ पे वैकेंसी है, जो कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट उसकी कराई जाएगी। जितनी लागत वैल्यू की रहती है उतनी ही रिक्रूटमेंट कराई जाती है। तो सब कुछ यहाँ पे फाइनल हो चुका है, रिक्रूटमेंट आने वाली है। और बाकी जो डेट बढ़ा है 30/6/2024 तक का, जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाला उनका डेट बढ़ के उतना तक हो चुका है। तो एक अच्छी खबर निकल के आ रही है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि आखिर ये सारी जो पोस्ट होती है कितने पोस्ट पे भर्तियां आ सकती है। तो देखिए प्रीवियस जो नोटिफिकेशन निकली थी 2019 में, वहां पे दोस्तों आपके 1900 समथिंग पोस्ट पे निकली थी, यानी 2000 के आसपास मान सकते हो कि आपकी निकाली गई थी। लेकिन इस बार क्या है दोस्तों, इस बार ज्यादा पोस्ट पे भर्तियां आएंगी, क्योंकि बीच में कोविड का दौर आया था। उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यहाँ पे ज्यादा मेडिकल स्टाफ की जरूरत और बाकी सारे जो आगामी यहाँ पे जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लिए गए हैं कि आगे कोई ऐसा खतरा आता है तो आखिर किस तरह से कोप किया जा सकता है, यानी कि उससे लड़ा जा सकता है, उससे मुकाबला किया जा सकता है, उन सब को देखते हुए वैकेंसी ठीक ठाक यहाँ पे इस बार आने की उम्मीद है। और 2000 प्रीवियस में आई थी, तो इस बार दोस्तों करीब करीब 4000 से लेकर 5000 के आसपास पैरामेडिकल स्टाफ के पोस्ट पे, डिफरेंट कैटेगरी के पोस्ट पे सारे के सारे जोन में आपको भर्तियां देखने को मिल सकती है। ये मैं मिनिमम बता रहा हूं, हो सकता है कि इससे ज्यादा, क्योंकि वैकेंसी के रोस्टर अभी नहीं निकाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कि आखिर कितना सैंक्शन है, कितना यहाँ पे जरूरत है उनको, वैकेंसी कितनी है। तो उसका डिटेल आ जाता है RTI के माध्यम से या फिर किसी और के माध्यम से, इंटरनल सर्कुलर के माध्यम से, तो समझने में और आसानी होगी। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि 4000 से 5000 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पोस्ट पे वैकेंसी। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि क्या सर जो नॉर्मल कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे ज्यादातर छात्र कौन कौन से होते हैं, तो असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन के पोस्ट का वेट कर रहे हैं छात्र। यहाँ पे सबको पता है कि डिप्लोमा, बीटेक, ITI, एक अप्रेंटिसशिप ये सब किए रहते हैं या फिर 10+2 किए हैं, तो वो सारे एलिजिबल होते हैं। वही जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं छात्र, इसका वेट कर रहे हैं। इसमें भी पता है कि डिप्लोमा, बीटेक ये सभी छात्र रहेंगे, वो यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। वही बात करें तो ग्रुप डी में सभी को पता है कि ITI 10th वाले होते हैं, वो एलिजिबल होते हैं, 10th का कुछ पोस्ट है और बाकी ITI के लिए इस बार बोल रखे हैं। NTPC में सबको पता है कि ग्रेजुएशन वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं और 12th पास वाले आवेदन कर सकते हैं। वहीं और भी RPF SI कांस्टेबल में 10th वाले और इसके बाद ग्रेजुएशन वाले आवेदन कर पाएंगे। और भी कुछ तरह के पोस्ट होते हैं, तो मेन मैंने बता दिया। लेकिन यहाँ पे जो मेडिकल कैटेगरी की पोस्ट होती है दोस्तों, पैरामेडिकल वाली, इसमें काफी डिफरेंट पोस्ट है। तो क्या इस पोस्ट पे कौन कौन से ऐसे छात्र होंगे जो आवेदन कर पाएंगे? क्या कोई नॉर्मल कैंडिडेट होते हैं 10वीं पास वाले, 12th पास वाले या फिर ग्रेजुएशन वाले, क्या वो सब आवेदन कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे? तो इसको पूरे डिटेल में हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। और एज लिमिट क्या क्या रहती है पोस्ट की, वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये रही प्रीवियस वाली नोटिफिकेशन जो कि CEN 2/2019 के नाम से यहाँ पे निकाला गया था, पैरामेडिकल कैटेगरी के पोस्ट पे भर्तियां। और इसमें देख सकते हो कि काफ़ी तरह के पोस्ट दिए गए थे और उसका सब कुछ डिटेल में बताया था। जैसे डाइटिशियन का देख लीजिए, लेवल 7 का पोस्ट होता है, काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है और सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है। यहाँ पे स्टाफ नर्स का देख लीजिए, लेवल 7 में आता है। डेंटल हाइजीनिस्ट का लेवल 6 में आता है। डायलिसिस वाले का लेवल 6 में। एडुकेटर जो एक्सटेंशन एजुकेटर होते हैं वो लेवल 6 में। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर वाले लेवल 6 में। लैब सुपरिटेंडेंट लेवल 6 में आता है। ऑप्टीमेट्रिस्ट लेवल 4 में आता है। परफ्यूमिस्ट यहाँ पे 6 लेवल में। साइकोथेरेपिस्ट 6 लेवल में आता है। फार्मासिस्ट ग्रेड 3 लेवल 5 में। रेडियोग्राफर लेवल 5 के अंतर्गत। तो ये सारे काफ़ी अच्छे पोस्ट होते हैं फ्रेंड्स, जिनकी सैलरी बहुत अच्छी बनती है। और मेडिकल कैटेगरी के अंतर्गत पोस्ट आती है तो उसमें काम भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। रेलवे हॉस्पिटल में आपको जॉब यहाँ पे मिलती है तो समझिए कि सरकारी अस्पताल में एक तरह से जॉब मिल रही है आपको, वो भी रेलवे का है, रेलवे के स्टाफ को ही देखना है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे वर्कलोड और सारा कुछ भी नहीं रहता है। तो टोटल 1937 पोस्ट पे निकली थी, वही मैंने बताया कि 2000 के आसपास पोस्ट पे निकाली थी और इस बार 4 से 5000 के आसपास आने की उम्मीदें हैं वैकेंसी पोस्ट पे। अब एक बार एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट जो था फ्रेंड्स, प्रीवियस में कई तरह के पोस्ट का अलग अलग एज लिमिट होता है। जैसे बात करें तो देखिए, कुछ पोस्ट का जो एज लिमिट होता है 18 से 30 होता है, यानी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम यहाँ पे 30 साल मांगा जाता है। लेकिन सिर्फ एक ही तरह के पोस्ट पे, मैक्सिमम पोस्ट पे आपको ज़्यादा एज लिमिट मिलेगी। जैसे देखिए यहाँ पे 18 से 35 भी कुछ पोस्ट का मिल जाएगा, 18 से 33 मिलेगा कुछ पोस्ट का, 19 से 33 मिलेगा, 20 से 33 मिलेगा, 20 से 35 मिलेगा, 20 से 40 मिलेगा, 21 से 40 मिलेगा, 22 से 35 साल तक का यहाँ पे मिलेगा, यानी मिनिमम 22 तो मैक्सिमम 35 वाले आवेदन कर सकते हैं। और वही बात करें ओबीसी का तो 3 साल का रिलैक्सेशन इनको मिलता है एक्स्ट्रा, और SC ST में यहाँ पे 5 साल का एक्स्ट्रा एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाते हैं। तो डिफरेंट पोस्ट का अलग अलग रहता है, क्योंकि काफी तरह के पोस्ट यहाँ पे निकाले जाते हैं, लेकिन ये आपका एज लिमिट यहाँ पे रहता है। अब
अब देखिए सारे पोस्ट देख लेते हैं और उसका दोस्तों मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, ताकि आपको भी आसानी हो समझने में कि क्या आप लोग आवेदन कर पाओगे या फिर नहीं, या फिर किस पोस्ट के लिए आप लोग आवेदन कर पाइएगा अगर वैकेंसी आ जाती है तो डाइटिशियन वाले पोस्ट पे अगर बात करें लेवल 7 में, तो यहाँ पे बीएससी साइंस मांगता है विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डाइटिस्टिक्स में यहाँ पे मांगा जाता है, 1 ईयर कोर्स होता है वो। तो सिंपली जो बीएससी साइंस की हैं वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। वही ये नहीं है तो बीएससी होम साइंस अगर है और प्लस एमएससी होम साइंस है फूड एंड न्यूट्रिशन, वो यहाँ पे आवेदन यहाँ पे कर पाएंगे लेवल 7 वाले पोस्ट पे। तो क्लियर हो गया कि बीएससी और एमएससी होम साइंस से है तो इस पोस्ट पे आवेदन कर पाइएगा। बाकी नॉर्मल 10th 12th और आईटीआई और डिप्लोमा ये सब वाले नॉर्मल छात्र हैं, बीएससी वाले ये आवेदन नहीं कर पाएंगे। वही स्टाफ नर्स वाले पोस्ट होते हैं, इस पर तो पता ही है कि मेडिकल कैटेगरी का ही पोस्ट है। तो इसमें देखिए जो रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ हैविंग पास्ट 3 इयर्स कोर्स इन जनरल नर्सिंग में जो कर चुके हैं एंड मिडवाइफरी में, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। या फिर बीएससी नर्सिंग जो कर चुके हैं वो भी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। बाकी जानकारी के लिए यहाँ पे देख सकते हो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो नॉर्मल छात्र इस पोस्ट के लिए भी आवेदन नहीं कर पाएंगे। डेंटल हाइजीनिस्ट में देखा जाए तो डिग्री इन साइंस बायोलॉजी होना चाहिए और यहाँ पे एंड होना चाहिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट 2 इयर्स का डेंटल हाइजीन में। तो सिर्फ बायोलॉजी से आपका 12th पास है तो काम नहीं चलेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे डेंटल हाइजीन में 2 साल का डिप्लोमा रहेगा तभी आपका काम चलेगा, वरना ऐसे आप लोग नहीं आवेदन कर पाओगे इस पोस्ट पे भी। इसके बाद डायलिसिस टेक्नीशियन में भी देखा जाए तो बीएससी होना चाहिए और इसमें डिप्लोमा इन हेमोडायलिसिस होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी सिंपल बीएससी वाले आवेदन नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ डिप्लोमा या फिर डिग्री चाहिए होती है एक्स्ट्रा ये सभी पोस्ट के लिए। एक्सटेंशन एजुकेटर में बात करें तो ग्रेजुएशन इन सोशोलॉजी चाहिए या फिर सोशल वर्क चाहिए या फिर कम्युनिटी एजुकेशन डिसिप्लिन विथ 2 ईयर डिप्लोमा इन हेल्थ एजुकेशन। तो अगर सोशोलॉजी और यहाँ पे ये सब में है फिर भी दोस्तों 2 इयर्स का डिप्लोमा नहीं रहेगा तो आवेदन नहीं कर पाइएगा। अब नेक्स्ट जो पोस्ट है दोस्तों वो है हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर का। काफ़ी अच्छी पोस्ट एक तरह से मानी जाती है, लेकिन इसमें देखिए क्या मांगा जा रहा है, बीएससी हैविंग स्टडीड केमिस्ट्री एज मेन सब्जेक्ट, यानी बीएससी केमिस्ट्री से आप लोग कर चुके हो ग्रेजुएशन तो वो एलिजिबल हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ और मांगा जाता है प्लस में, 1 ईयर डिप्लोमा ऑफ हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर। तो 1 साल का दोस्तों आपका हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर में डिप्लोमा होना आवश्यक है, तभी आप लोग आवेदन कर पाइएगा। और बीएससी जो यहाँ पे केमिस्ट्री है वो मस्ट होना चाहिए, ये नहीं रहेगा तो आप लोग आवेदन नहीं कर पाइएगा। तो ये और साथ में ये रहेगा या फिर ये रहेगा 1 ईयर का एनटीसी सर्टिफिकेट, तभी आप लोग आवेदन इसके लिए कर सकते हो। इसके बाद लैब सुपरिटेंडेंट में बात करें तो इसमें भी वही चीज़ें हैं कि बीएससी तो होनी चाहिए, किसमें बायोकेमिस्ट्री में या फिर माइक्रोबायोलॉजी या फिर लाइफ साइंस में, ये सब में। और इसके बाद और इक्विवेलेंट टू, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ यही चाहिए कि इसमें बीएससी आप लोग हो, ये सारे सब्जेक्ट्स है तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर पाओगे लैब सुपरिटेंडेंट वाले में। ऑप्टीमेट्रिस्ट में देखा जाए तो बीएससी इन ऑप्टीमेट्री या फिर डिप्लोमा इन ऑप्टोथेल्मिक ये सब में आपका होना चाहिए। और इसके बाद कोर्स शुड भी 3 to 4 ईयर ड्यूरेशन आपका होना चाहिए तभी। इसके बाद परफ्यूशनिस्ट में बात करें तो यहाँ पे बीएससी डिप्लोमा परफ्यूशनिस्ट टेक्नोलॉजी में या फिर और में यहाँ पे बीएससी इन 3 ईयर एक्सपीरियंस कार्डियो पल्मोनरी पंप में। इसके बाद साइकोथेरेपिस्ट में बात करें तो बैचलर डिग्री होना चाहिए साइकोथेरेपी में तभी। तो ये भी देख लीजिए आप लोगों के बिल्कुल अलग अलग तरह का जो क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा मांगा जा रहा है वो सभी प्रोसेस करते हैं तभी आप लोग आवेदन कर पाएगा। फार्मासिस्ट ग्रेड 3 में 10+2 आपका साइंस से होना चाहिए प्लस डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए या फिर बैचलर डिग्री इन फार्मासिस्ट होनी चाहिए, तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर पाओगे। तो ये काफ़ी अच्छी पोस्ट एक तरह से मानी जाती है, जो बी फार्मा करते हैं या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी करते हैं वो इस पोस्ट पे जा सकते हैं। रेडियोग्राफर में बात करें तो 10+2 फिजिक्स होना चाहिए और केमिस्ट्री के साथ, और डिप्लोमा रेडियोग्राफी या फिर एक्सरे टेक्नीशियन में होना चाहिए, तभी आप लोग आवेदन यहाँ पे कर पाइएगा। स्पीच थेरेपिस्ट में यहाँ पे बीएससी इन ऑडियो एंड स्पीच में होनी चाहिए, तो ये भी नॉर्मल छात्र के लिए नहीं। ईसीजी टेक्नीशियन में बात करें तो 10+2 ग्रेजुएशन इन साइंस हैविंग सर्टिफिकेट डिप्लोमा, तो ये भी नॉर्मल छात्र के लिए तो नहीं है, बाकी ये सबसे किए हैं वही आवेदन कर पाएंगे। लेडी हेल्थ विजिटर में बात करें तो यहाँ पे मांगा गया है 10+2 फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी विथ मल्टीपर्पस वर्कर्स कोर्स। तो देखिए 10+2 तो होनी चाहिए, लेकिन मल्टीपर्पस वर्कर कोर्स आपके पास है तब लेडी हेल्थ विजिटर वाले पोस्ट पे आवेदन कर पाइएगा। लैब असिस्टेंट में बात करें तो 10+2 साइंस प्लस होना चाहिए और इसमें डिप्लोमा इन मैकेनिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, तो इसमें भी डिप्लोमा मांग लिया, नॉर्मल छात्र नहीं आवेदन कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ होती हैं फ्रेंड्स, जितने भी पोस्ट हैं उन सबका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखा। अब रही बात तो नॉर्मल छात्र आवेदन नहीं कर पाएंगे, जो सिंपली 10th पास हैं उनके लिए अलग से मेडिकल कैटेगरी का पोस्ट आता है दोस्तों, जो कि है आपका हॉस्पिटल असिस्टेंट करके, हॉस्पिटल असिस्टेंट जो कि ग्रुप डी की भर्ती होती है उसमें एक पोस्ट दिया जाता है। तो मेडिकल कैटेगरी में अगर जाना है तो आपका 10th पास का वही एक पोस्ट होता है हॉस्पिटल असिस्टेंट वाला, जो कि ग्रुप डी की भर्ती से जा सकते हो, वरना बाकी सारे पोस्ट है उस पर कुछ ना कुछ डिप्लोमा आपके पास है तभी आप लोग जा पाइएगा, यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा। और आसानी होती है जॉब लेने में, क्योंकि ये सारे से बहुत कम लोग कुछ ना कुछ डिप्लोमा ये सब लिए रहते हैं। तो जो लिए रहते हैं उनको अगर पता चलता है तो इजली भर के सरकारी नौकरी
नौकरी यहाँ पे ले सकते हैं। तो अगर आपके भी फैमिली में कोई ऐसे हैं जो कि इन सभी पोस्ट का जो मैंने जिक्र किया इसमें से कुछ में अगर कर चुके हो तो उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है और एक तरह से गोल्डन चांस है कि इस बार रेलवे के अंतर्गत यहाँ पे अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं, मेडिकल कैटेगरी, पैरामेडिकल कैटेगरी के पोस्ट पे। तो ये रही अपडेट, वीडियो को ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जैसे ही वैकेंसी की शॉर्ट नोटिस या फिर सर्कुलर आती है सबसे पहले आपको अपडेट कर दूंगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।